बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7 न्यूज़ आप देख रहे हैं और रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान एहसास के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दुआ है और उम्मीद रखते हैं कि जहाँ जहाँ भी आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, आप हमें देख रहे हैं, ये बाबरकत महीना अपनी मुकम्मल बरकतों के साथ आपके घरों और ज़िंदगियों को मुनव्वर कर रहा हो। यकीनन इस बाबरकत महीने की सादतें और इसकी बरकतें समेटने की हम सब ने ही अपनी अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश भी की और अल्लाह ताला से मनाजात भी की। दुआ है कि जो भी दुआ इस बाबरकत महीने में आपने मांगी, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और जो चीज़ें आपके हक में बेहतर हैं, अल्लाह ताला उनको आपकी ज़िंदगियों में शामिल ज़रूर रखे। हमने देखा एक लंबा सफ़र तय किया, अब हम तीसरे अशरे में हैं इसके और करीबन रमज़ान हमसे अब रुखसत हुआ चाहता है। हमने अल्लाह ताला की रहमतें भी समेटी, मग़फ़िरत की कोशिश भी की और उसके साथ साथ जहन्नुम की आग से आज़ादी के नुस्खे और इबादतें भी तलाश करते रहे। बड़ी आसान सी बात है, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो वो सफ़ेद पोश लोग जो हमारी मदद के और हमारे मुंतज़िर हैं, वो हमारी मग़फ़िरत का एक बहुत बड़ा ज़रिया हो सकते हैं। हमारे घर में हमारे वालिदैन से हमारा हुस्न सलूक एक बहुत बड़ी कुंजी है कि अल्लाह ताला हमारी बख्शिश कर दे। इसी तरीके से कायनात की हर चीज़ का हम पर हक है, चाहे वो चरिंद परिंद हैं, चाहे वो दरख्त हैं, पौधे हैं, आपके इर्द गिर्द के इंसान हैं, आपकी ज़िंदगी में शामिल दोस्त हैं या प्यारे रिश्ते, हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है, उसकी जानिब आपका हुस्न सलूक आपको ना सिर्फ अशरफुल मखलूकात बनाता है, बल्कि अल्लाह ताला से आपकी जानिब से मांगी गई तमाम दुआएं और फिर मग़फ़िरत की एक बड़ी वजह भी बन जाता है। तो आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इस रमज़ानुल मुबारक में जो आपने सीखा, चाहे वो सब्र का दर्स था, चाहे वो रियाकारी से बचने का दर्स था, चाहे वो मकरो फरेब से छुटकारा पाना था, चाहे आपने झूठ से बचने की कोशिश की या इसी तरीके के और नेकी और भलाई के कामों और खैर के कामों को आम करने की काविश की, उन काविशों को रमज़ान के बाद भी जारी रखिए, क्योंकि इस मुआशरे को और ख़ुद आपकी अपनी ज़ात को इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत रहेगी। मैं हूं आलिया कैसर, मेरे साथ आज की इस ट्रांसमिशन में हमारे दीगर मेहमान तो शामिल रहेंगे, लेकिन साथ नवीद सत्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवीद, यकीनन हम रमज़ान के बिल्कुल आखिरी सातों में आ चुके हैं। अब तक आपका रमज़ान का सफ़र कैसा रहा और आपने इसको कैसा पाया? बिल्कुल आलिया, अब ज़ाहिर है अब तो हम ये देख रहे हैं कि ईद की तैयारियाँ उरूज पे हैं और हम ही समझते हैं कि इस रमज़ान मुबारक में जहाँ पे आपने पहला अशरा रहमत का, फिर मग़फ़िरत का, फिर तीसरा अशरा जहन्नम से जो निजात का, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं आखिरी अशरे में इबादत में भी इजाफा होता है, साथ आप ईद की शॉपिंग भी कर रहे होते हैं। तो उस वक़्त आपने ये जो हमारा प्रोग्राम है रमज़ान एहसास के साथ, तो आपने एहसास ज़रूर रखना है उन लोगों का जो अपने सबसे पहले अपने अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, फिर करीबी रिश्तेदार हैं, क्योंकि एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि बहुत से ऐसे लोग तो प्रोफेशनल नज़र आएंगे आपको और डेली नज़र आते हैं, लेकिन वो लोग जो माजूर हैं, घरों में हैं, आपने ख़ुद उनके घरों तक पहुंचना है। और फिर जब ज़ाहिर है ये एक मेहमान जो माह है हमसे रुखसत हो रहा है, इसमें हमने एक मश्क की है, उस मश्क को बाकी 11 माह अपने अगर अच्छे तरीके से अगर हम उसके टाइम टेबल्स को देखें और इस माह में आप ये भी देखें कि क्योंकि हम ये बात करते हैं कि जो नेकियां हैं वो 70 गुना उनमें इजाफा होता है, तो ज़ाहिर है हर एक की ख्वाहिश होती है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, खैरात हो, ज़कात हो, इसी तरह राशन की तकसीम चल रही होती है, ब्लड डोनेशन चल रही होती है, लेकिन बाकी के 11 माह क्या होता है, बहुत से लोग हमें इस तरह परेशान भी नजर आते हैं कि रमज़ान मुबारक में तो सारे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उसके बाद भी आपने ख्याल रखना है कि बाकी के 11 माह हैं, उन्हीं बच्चों को खून भी चाहिए, उन्हीं बच्चों को, उन बेवा ख़वातीन को या वो जो ज़रूरतमंद है उनको राशन की तकसीम भी चाहिए। तो ये एक हमने देखना होगा कि ऐसी बैलेंस एक सोसाइटी को तश्कील देना चाहिए और वो जो साहिब इस्ताद लोग हैं उन्होंने इसको लेके चलना। ज़रा गवर्नमेंट जहाँ तक अपना रोल प्ले करती है वो कर सकती है, लेकिन इस एक माह में हमने जो मश्क करनी है वो 11 माह तक हमने उसको साथ कंटिन्यू लेके चलना है। बहुत अच्छी बात आपने की है ये कि मैं सिर्फ इसको ऐड करूँगी और फिर मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन चूँकि आपने बात की ज़कात की, खैरात की और इस सदक़े की, पहले तो ये कि अपने अहल अयाल पर खर्च करना भी नेकी की नीयत से सदका है आपका, और दूसरी बड़ी बात जो है वो इस्लाम ये नहीं चाहता कि वो खैरात देकर फ़कीर पैदा करे। ये हम लोगों का इम्तिहान है कि हम अपने इर्द गिर्द जो पाए जाने वाले ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक उनका हक कैसे पहुंचाते हैं, क्योंकि मुस्तहिक वही हैं, ये हक भी उन्हीं का है। ये हमारा टेस्ट है और इसमें अगर हम पास होते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ हमारी दुआओं की कबूलियत भी होगी और हमारे अमाल की भी। हमारे मेहमान शख्सियत का हम बिल्कुल जी बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और ये भी हम देख रहे हैं कि अब बात हो रही है कि आप आवाम को मछली पकड़ना सिखाएं, ना कि हर साल एक मछली दी जाए। ज़ाहिर आप ज़कात की बात करें या खैरात की बात करें, अगर आप किसी एक शख्स को भी
उसको रोज़गार बना के देते हैं या उसको मदद करते हैं। ज़ाहिर है ना सिर्फ वो खुद खड़ा होता है बल्कि कई लोगों को जो वो के लिए जॉब्स भी क्रिएट कर देगा और फिर वो खैरात और ज़कात की बजाय वो लोगों के लिए जो है वो खर्च करेगा। ये हमारे अगर जब जहन में होगा तो ज़ाहिर है हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स पर काम करेंगे। बाकायदा आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुश्ताक अनवर साहब। तशरीफ़ रखते हैं मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप मुसन्नफ़ हैं, मुतअद्दिद किताबें भी लिखी हैं आपने। तमग़ा हसने सोत, तमग़ा हसने क़िरात भी आपके पास एक बहुत बड़े यानी आज क्योंकि अज़ाज़ात हैं आप आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। वंस अगेन आपका शुक्रिया अदा करेंगे और हमारे जो नाज़रीन हैं वो जानते हैं कि हमारी कोशिश ये ज़रूर रही कि मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोगों को यहाँ पर ट्रांसमिशन में लाया जाए और जो सोसाइटी में मुख्तलिफ़ तरह के इशूज़ होते हैं उस पर हम ज़रूर बात करते हैं। हमारे साथ अब्दुस्तार मज़हर साहब हैं, स्कॉलर्स भी हैं और उसके साथ साथ सोशल अगर हम देखें तो इनका भी बड़ा रोल है। कुछ लिखते भी हैं और 2-3 अहम इदारों में इन्होंने सर्व किया, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। महविश मुमताज़ बेग हैं हमारे साथ, यूथ लीडर हैं और एक्टिविस्ट हैं और स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो हमेशा गिलगित बल्तिस्तान की मुख्तलिफ अगर हम बात करें जहाँ पर जाती हैं तो गिलगित बल्तिस्तान की बात ज़रूर करती हैं, गिलगित बल्तिस्तान को लीड करती हैं। बहुत शुक्रिया महविश मुमताज़ आपका। डॉक्टर सादिया कमाल हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी की क्योंकि लीडर भी हैं और हमारी जो स्पेशली फ़ीमेल की बात करें और जर्नलिस्ट फ़ीमेल की बात करें तो उस पर बड़ा इनका काम है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं राजा उमैर फरजंद जो कि एडवोकेट हैं और आप आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ ज़ाहिर जब बात होती है कि कुफ्र का माशरा चल सकता है लेकिन जो है वो इंसाफ के बगैर माशरा नहीं चल सकता। तो आज हम राजा साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ जस्टिस सिस्टम में इतनी खामियां क्यों हैं, कहाँ पर मसाइल हैं, उनको हल कैसे किया जा सकता है, सोसाइटी क्या रोल प्ले कर सकती है, तमाम बाकी स्टेक होल्डर क्या कर सकते हैं, क्या सिर्फ जो है वो जजेस या गवर्नमेंट ही इसमें रोल प्ले कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे राना नासिर साहब मौजूद हैं और नौजवान हमारे यहाँ जब हम बात करते हैं कि 40 लाख नौजवान हर साल ग्रेजुएट जो है वो मार्केट में आते हैं और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन हमारे पे ये है कि हमने 10 लाख जॉब्स क्रिएट करनी है, लेकिन आज का नौजवान जो है वो ये समझता है कि उसके लिए कहीं भी जो है उस तरह के मौके नहीं है। वो सवाए रियल स्टेट के कोई भी अभी इस वक्त बिजनेस ऐसा बताया जा रहा है कि नहीं है। तो राना साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो इस वक्त पोजीशन क्या है, किस कदर हमारे नौजवान जो हैं वो किस तरह की डिग्रीज लेके आ रहे हैं और उनको किस तरह का मसाइल का सामना है, बाकी स्टेक होल्डर्स में क्या करते हैं। बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मुश्ताक साहब हैं, उनके साथ तरफ चलते हैं और सबसे पहले तलावत की सादत हासिल करते हैं। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और फिर प्रोफेसर मुश्ताक साहब से कुछ जो आपके सवालात होते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब की तरफ तलावत की सादत हासिल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान वक़ाल सवाबा। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु
والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم. माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। प्रोफेसर साहब, ज़ाहिर तमग़ा हसन सो तमग़ा हसन क़िरात, ज़ाहिर ये जो है वो बड़ा मुश्किल होता है आपकी, स्पेशली सोत की बात करें और रमज़ान मुबारक में खाने पीने में बड़ी एहतियात करें। पहले तो बताइए रमज़ान कैसा गुजर रहा है आपका और आप इस एहतियात में क्या चीज़ें होती हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को भी ज़रा बताएं। साथ ही भी बताएं कि हमारे जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ वो सीखना चाहते हैं, वो ऑनलाइन कोई किस तरह सीख सकते हैं, फ़िज़िकली कैसे सीख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि जी जो दीन इस्लाम है वो दीन फितरत है, एतदाल का नाम है। खाने पीने से लेकर तमाम मामलात और मामूलात ज़िंदगी में जब आपकी लाइफ मामूल के मुताबिक होगी, बल्कि मामूल के मुताबिक तब चलेगी जब हद एतदाल को कोई क्रॉस नहीं करेगा। सही। एक बड़ा मशहूर मक़ूला है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बैड। बिल्कुल सही। हर चीज़ को मुतवाज़न रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मोतदिल ज़िंदगी इंसान बसर करे। ख़ुसूसन इफ्तार का वक्त, मैं शुरू का सहरी के वक्त से लेकर इफ्तार तक और इफ्तार के वक्त की बात करना चाह रहा हूँ कि इफ्तार के वक्त अगर रोज़ादार एतदाल के ऊपर रहे तो नमाज भी इजीली पढ़ सकेगा और नमाज तरावी भी पढ़ सकेगा, अल्लाह की इबादत भी कर सकेगा और उसे ज़ाती तौर पे किसी हवाले से कोई टेंशन नहीं होगी। एतदाल के ऊपर अगर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बहुत अच्छी और बहुत अच्छी होगी। इसके लिए हमें फिर आ जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा की तरफ लौट के जाने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को देखें तो हर पल हर लम्हा आपकी ज़िंदगी का, उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि लामरो का, ए महबूब मुझे आपकी ज़िंदगी के एक एक पल की कसम है। सो जब हम उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटेंगे
तो इंशाअल्लाह कोई बेइतदाली नहीं होगी और कोई परेशानी नहीं होगी और किसी अमर से न कोई पेट में टेंशन होगी न किसी एतबार से हमारी सेहत में कोई प्रॉब्लम होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आपने ईरान से हुस्ने सौद जो है वो हासिल किया और फिर तमगा हुस्ने क़िरात भी वहीं से हासिल किया, तो इसके हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा कि हमारी जो यूथ है वो जो इस तरफ आना चाहती है और फिर इंटरनेशनल लेवल तक इसको लेकर जाना चाहती है, क्या कर सकते हैं? एक बार फिर मुझे फिर आगाज़ से लेना पड़ेगा। वो ये है कि जब इंसान ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे किसी चीज़ के लिए तैयार होता है तो फिर उसके लिए मशक ज़रूरी है। आप किसी खिलाड़ी को देख लीजिए कि किसी एथलीट को देख लीजिए कि वो कितनी मेहनत करते हैं, वो कितनी वॉक करते हैं, कितना ट्रैक के चक्कर लगाते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, डॉक्टर भी एक्सरसाइज बताते हैं। सो इसके लिए जब माहौल में दीन हो, माहौल में कुरान हो, माहौल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करता रहमतों का नुज़ूल, उसके साए में इंसान चल रहा हो, तो हर इंसान जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान फितरत के ऊपर पैदा होता है। बाद में उसके पेरेंट्स हैं जो उन्हें और युहव्विदानी और युनस्सिरानी उन्हें कुछ भी बना सकते हैं। तरबियत क्या? तरबियत माँ बाप की होती है। सो अगर एक बच्चा ये शौक़ रखता है, ये कोई ख़ानदान ये शौक़ रखता है कि हम कुरान पाक सीखें, पढ़ें, उसके लिए बाकायदा प्रॉपर इदारे मौजूद हैं जिनके अंदर तजवीद व क़िरात के साथ कुरान पाक पढ़ाया जाता है और उन इदारों में बाकायदा तजवीद व क़िरात के साथ नाजरा और हिफ्ज़ और उसके साथ साथ दर्स निज़ामी तक तर्जमा कुरान पाक, ये सारी चीज़ें मसाइल और मामलात ज़िंदगी में पढ़ाए जाते हैं। सो जो आपका सवाल था कि इसमें स्पेशल इंसान किस तरह से आगे आ सकता है, तो उसके लिए फिर यही जवाब है कि जितना कोई शख्स इसमें मेहनत करेगा, जितनी मेहनत करेगा, तो ये बड़ी आम सी वाज़ेह सी बात है और हर ये आयत हर मुसलमान को तकरीबन याद है, वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, और कुरान पाक तो है ही रहमत, बरकत ही बरकत, और जितना कोई इससे बरकतें हासिल करना चाहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर ये ऐसा दूध भी फरमाया आपने कि ऐसा दूध है कि जिसके अंदर से आप जितनी बालाई निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, मक्खन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, घी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और लस्सी बनाना चाहें तो, दही बनाना चाहें तो, ये एक मिसाल के तौर पे ये बात आपने फरमाई। मगर यहाँ पे मैं मौलाए कायनात हज़रत अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम का एक कौल नकल करता हूँ। आपने फरमाया कि इन्नल्लाह ताला यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामा व यदउ बिहा आख़रीन, कि अल्लाह ताला ने बेशुमार लोगों को, अफराद को, कौमों को, ख़ानदानों को, कबीलों को, कौमों को अल्लाह ताला ने कुरान पाक के साथ जुड़े रहने के सबब से, कुरान पाक के साथ लगाव के सबब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें रफ़ी फरमा दिया, यानी उनका स्टेटस अप कर दिया। तो अगर कोई शख्स इस फील्ड में आना चाहता है तो मैं पूरी कौम सुन रही है, पूरी उम्मत मुस्लिमा सुन रही है कि कुरान पाक वो अल्लाह का नूर है जो इससे जुड़ जाता है, अल्लाह उसका स्टेटस अप कर देता है, तो उसके लिए ज़िंदगी की राहें वाह हो जाती हैं, राहें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल प्रोफेसर साहब दोबारा आपकी तरफ आएंगे। डॉक्टर सादिया कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब एक तो बता दें कि आप डॉक्टर दूसरी हैं, क्योंकि अमूमन रमज़ान में डॉक्टर जो आते हैं हमारे पास वो रोज़े के बता रहे होते हैं और लोगों को डरा भी रहे होते हैं कि अफ्तार के वक्त ये खाना है, सहर के वक्त ये खाना है, तो पहले तो लोगों को ये होना कि वो डॉक्टर नहीं है। तो ज़ाहिर आप जल्दी से कैसी रमज़ान कैसा गुजर रहा है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और ज़ाहिर है जब आप लीड करती हैं बहुत से लोगों को भी देखना होता है, उनके भी मामलात होते हैं, प्रीवियस रमज़ान कैसा गुजरा, ये रमज़ान कैसा गुजर रहा है, क्योंकि बहुत से मसाइल भी सामने आते हैं, तो कैसे उनको जो है वो टैकल करते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका आलिया कैसर और नवीद सती के रमज़ान एहसास में आपने मदऊ किया। रमज़ान एहसास जैसा कि नाम से, उन्वान से वाज़ेह है, मैं ये समझती हूँ कि ये एहसास ही है जो आपको आगे ले जाता है। हम सिर्फ रमज़ान के महीने को ही क्यों समझ लेते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम इबादतें करें, हम एक दूसरे का एहसास करें, हम एक दूसरे का ख्याल रखें, तो हम बीइंग मुस्लिम पूरा साल इस तरह से क्यों नहीं करते कि हम वो एहसास पूरा साल अपने भाइयों के लिए रखें। जब तक आपने ये पूछा है कि पिछले साल से इस साल में जो एक कंपैरिजन है, तो
इस साल में महंगाई बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से मैं अगर अपनी सहाफ़ती बरादरी की बात करूं तो बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि 2-3 साल में हमने देखा कि कोविड आया है, कोविड से बहुत सारी नौकरियां चली गई, मुलाजमतें चली गई, और उस मुलाजमतों के जाने के सबब आप देखें अब मीडिया में डायनामिक्स भी चेंज हो रही हैं। अब सिर्फ ये नहीं है प्रिंट मीडिया अभी आया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं होने पाया कि सोशल मीडिया आ गया, और सोशल मीडिया के सबब आप देखते हैं कि किस तरह से जो मालूमात भी मिल जाती हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन उसके सबब जो एक चेक एंड बैलेंस नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, इंतशार है, हर कोई जो है वो इस मोबाइल के सबब हर एक सहाफ़ी बन चुका है, आप जब चाहें जो भी बात कर सकते हैं, वो एक इशू है। और मैं ये समझती हूँ कि वो इशू हर एक चीज पे आपके इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो रमजान इस दफा का भी मैं ये समझती हूँ कि आप जैसा गुजारना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इर्द गिर्द का माहौल आप पे बहुत असरअंदाज होता है, जिस तरह से महंगाई और हमारी जो सहाफ़ती बरादरी है। हमारे यहाँ रमजान में जब हम दूसरे माशरों की जो है वो एग्जाम्पल देते हैं कि जी वो कुफ्र के माशरे हैं, लेकिन वहाँ पर रमज़ान हो, उनके अपने स्पेशल डे हो, वहाँ पर डिस्काउंट होता है, वहाँ पर ख्याल रखा जाता है। इस वक्त भी जो मुस्लिम गैर मुस्लिम ममालिक है वहाँ मुसलमानों का ख्याल रखा जा रहा है। पाकिस्तान में रमज़ान से 10 दिन पहले ही जो रेट्स हैं, स्पेशली जो अब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, शेख खुर्द नोश है, वही महंगा हो जाता है, और आटा तकसीम हो रहा है। हम समझते हैं कि शायद किसी और तरीके से भी दिया जा सकता था, लेकिन उस पर भी 25 से शहादतें हमें नज़र आ रही हैं कि जनाब वो भी भगदड़ बचती है ज़कात के पीछे और आटे के पीछे। हमने लोगों के क्या समझते, क्या मतलब स्टेट को क्या रोल प्ले करना होगा, आवाम को किस तरीके से देखना होगा? इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी कि जैसे नबी साहब ने बाहर के माशरों का जिक्र किया, तो वहाँ अक्सर ये होता है कि जब स्टोर्स में आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो एक बास्केट लगा दी जाती है कि उसके अंदर आकर लोग जो हैं वो जो भी अपने लिए शॉपिंग करे वो एक कोई आइटम उसमें डाल देता है कि ज़रूरतमंद आएगा तो वो चुप करके ले जाएगा, उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे माशरे में इस तरीके के किरदार जो हैं वो माशरे के नहीं देखे जाते, और स्टेट पर हमारी बहुत ज़्यादा निगाह होती है। तो उस पर भी बात कीजिएगा कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है ऐसे वक्त में, क्या सिर्फ हम खैरात जो है वो दिखावे के तौर पर दे दें, या फिर ज़कात निकालें और अल्लाह से उम्मीद करें कि हमें 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा और बाकी टाइम में हम भूल जाएं मुकम्मल तौर पर? देखिए, जब हम दूसरे बाहर ममालिक की बात करते हैं और हम ये समझते हैं कि फलाही रियासतें हैं, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम जब एक स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट को जो है वो इदारे मुस्तहकम करते हैं, और इदारे जो हैं उनको इनफरादी तौर पर लोग मुस्तहकम करते हैं, और उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है वहाँ का सिस्टम, वो निज़ाम। तो हमारा तो यहाँ पर इन 72-75 सालों में निज़ाम ही नहीं बना। जब वो निज़ाम नहीं बना तो आप कैसे आगे चल सकते हैं? हम किस तरह से, देखिए ये एक एहसास है, एहसास आप इस तरह से नहीं डाल सकते। जिस तरह से कारी साहब ने फरमाया कि हमारे ख़ानदान की एक नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कदरें हैं, वो कदरें हम किस तरह से अपने बच्चों को देते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आप उनको बचपन में ही उनकी घुट्टी में शामिल होती हैं। आप उन्हें बताते हैं कि आपके क्या फ़राइज़ हैं, आपकी जिम्मेदारियां क्या है, आपका किरदार क्या बनता है। और ये आपने बहुत अच्छा पूछ लिया आलिया कि हम हर चीज़ स्टेट पे डाल देती हैं। देखें, स्टेट तो बहुत सारे काम करती है, बहुत सारी लेजिस्लेशन हो रही होती हैं, बहुत सारे काम, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट का काम किस हद तक बनता है? आप देखें, हमारे बहुत सारे लोगों में सिविक सेंस ही नहीं होती। आने वाला जो दौर है वो सारा इन्वायरमेंट का देख लें कि किस तरह से चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हम राह चलते ही सड़क के ऊपर कागज फेंक देती हैं। ये तो स्टेट ने आपको नहीं सिखाया ना कि आप कागज इस तरह से फेंक दे। हमारा तो दीन इस्लाम कहता है कि सफाई ईमान है, तो हम उस पर कितने अमल पैरा होते हैं। तो हम दूसरे ममालिक की तो जरूर बात करते हैं, लेकिन ये भी देख लें जितना हम पाकिस्तान में अपनी आराम से और एक ऐश की और एक लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं वो दूसरे ममालिक में नहीं है। छोटी सी छोटी चीज़ लें, मतलब मैं यूएस गई, मैं देखूं छोटी सी मैंने चीज़ $2 की ली है, उस पे भी टैक्स डिडक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि हम कितने लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, नहीं करते। हमारे यहाँ ना सिर्फ ये कि हमारे हुक्मरान टैक्स अदा नहीं करते, बल्कि हमारे वो शुरफा, वो उम्रा जिनका बस चलता है कि हम जितना छुपा लें, जितनी करप्शन कर लें वो हम कर सकते हैं। नबी साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि नेल्सन मंडेला ने भी यही कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि हम गुर्बत को ख़त्म कर दें तो वो खैरात से ख़त्म नहीं होगी, वो ख़त्म होगी इंसाफ से। जब आप इंसाफ करेंगे, इस्लाम में क्या फरमाया कि तुम्हारा हमसाया भूखा ना रहे
खुशबू ना जाए। तो आप ये देखें कि जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा आप रखते थे, आपके दरवाजे पर जब कोई सवाली आता था तो वहां पर अगर एक रोटी है, एक खजूर है, आप वो उसको दे सकते थे। हमारे यहाँ है? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ तो इस इस्लामाबाद को भी कुफा कहा जाता है। यहाँ पे तो लोग ये समझते हैं जितना खाना है खुद खा लो। लेकिन एक चीज मैंने बहुत अच्छी देखी इसी रमजान में, मैं बहरिया टाउन में गई तो बहुत सारे जो लोग थे वो दस्तरखान लगे हुए हैं। तो मैं तो दस्तरखान में जैसे जैसे हम गाड़ी से गुजरे, हर एक जो था वो इन नजरों से देख रहा था कि ये उतरे और हमारी तरफ आए। तो मैंने कहा कि क्यों सिर्फ आप रमजान को ही ये समझते हैं कि ये महीना है, सिर्फ खाली रमजान नहीं है। अच्छा, साथ ही एक बड़ी अच्छी हमारी रिवायत होती थी, मैं अक्सर इस पे बात करती हूँ क्योंकि ख़वातीन इसी रिवायत को लेकर चलती हैं। आपने कहा कि बच्चों को हमने दिखाना होता है कि हम हैं क्या असल में और हमारी इक़दार क्या है। मुझे याद है कि मेरी वालदा बहुत एहतमाम करती थी रमज़ान में, थोड़ा है ज़्यादा है, वो पड़ोसियों तक एक प्लेट ज़रूर जानी चाहिए ताकि, और फिर उनकी कोशिश होती थी कि पूरा जो हमारे नेबरहुड है, मोहल्ला है, वहाँ तक जाए। आई एम श्योर हम सब में की वालदैन जो हैं, उनमें वालदा जो हैं वो ये किरदार अदा करती होंगी। आप समझती हैं अब माएँ ये काम कर रही हैं और आने वाली जनरेशन तक हम ये पैगाम ले जा रहे हैं कि रमज़ान सिर्फ दस्तरखान पे बैठ के पकौड़े खाने का नाम नहीं है, पर दर हकीकत आपका पड़ोसी भूखा है या नहीं, उसकी ज़रूरत है या नहीं, इसका एहसास करना भी है। देखिए, माँ का रोल बहुत अहम होता है। जब बच्चा ज़ाहिर दीन फितरत पे पैदा होता है तो सबसे पहले वो माँ की झोली में आता है और माँ अपनी झोली में जिस तरह की उसकी परवरिश करती है वही चीज़ें बच्चे में आगे जा रही होती हैं, उसकी तरबियत में, उसकी नशो नुमा में। और उसके बाद फिर जब वो जाता है, मस्जिद में जाता है या स्कूल में जाता है या फिर अपने साथ में बच्चों के साथ वालिदैन और फिर उसके फोर फादर्स। देखिए, इसमें फोर फादर्स भी आलिया बहुत अहम किरदार अदा करते थे। जब दादी और नानी होती थी, दादी और नानी आपको वो जो कहानियां, दास्तानें सुनाती थी, उसके जरिए वो आपको अपनी इक़दार बता रही होती थी कि हमारे खानदान में ये चीजें हैं। लेकिन अब ये सब चीजें नापैद हो चुकी हैं क्योंकि माएँ हैं जो जिस तरह का ये मटेरियलिस्टिक दौर बन गया है। हम तो ये कहते हैं जो टेक्नोलॉजी आई है उससे ये ग्लोबलाइजेशन दौर है, लेकिन इन फैक्ट इसने बहुत सारी चीजें खा ली हैं। अब आप देखते हैं कि आमतौर पर जितने घर के लोग बैठे होते हैं वो सारे इसी मोबाइल और इस टेक्नोलॉजी में बैठे होते हैं। आपकी तरफ बिल्कुल आऊंगा कि मोबाइल ने किस कदर हमारे बच्चों के हवाले से तो मैं बस यही कहना चाहूंगी नवीद कि माँ का किरदार बहुत अहम है कि माँ ही अपनी औलाद को बताए और उसमें ज्यादातर किरदार औरत का होता है क्योंकि घर में सब जो निजाम है वो औरत देख रही होती है। उसने मोहल्ले में भी रखना है, उसने नंद से भी रखना है, उसने भाभी से, उसने सास से, उसने सबसे बना के रखनी है। मर्द को ये नहीं पता होता कि देगचा कितना सालन का बना है, उसमें से वो ही है जो उठा के सब लोगों में देती है। तो औरत का किरदार वो बहुत अहम है और मैं ये समझती हूँ कि नहीं, बिल्कुल इसकी अब दूसरी राय नहीं है कि ज़ाहिर है जो हमारे यहाँ जो फैमिलीज है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है और बड़ी खूबसूरत चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि रमज़ान में हर एक घर में ख्वाहिश होती है कि उसके तमाम फैमिली मेम्बर्स सहर व अफ्तार में इकट्ठे बैठ के वो अफ्तारी करें और सहरी करें। और ये एक मेरे ख्याल से एक हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम जो कि वेस्ट में नहीं है वो समझते हैं कि ये एक बहुत अच्छा सिस्टम जिससे बच्चों की बड़ी परवरिश होती है। हमारे साथ क्योंकि राजा उमैर फरजंद हैं, ये एडवोकेट हैं। अच्छा राय साहब, क्योंकि हमारे यहाँ हर बंदा ये बात करता है कि हमारे यहाँ इंसाफ अगर हो तो माशरे चलते हैं, इंसाफ के बगैर माशरा नहीं चलता। और ये हम बार बार बात करते हैं कि जनाब हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला इंसाफ का है। क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारे यहाँ किस तरह का निज़ाम राइज है और इशू कहाँ पे आता है? मतलब पुलिसिंग ठीक नहीं है क्योंकि एक पुलिस है, यानी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है सारा मलबा उसके ऊपर होता है, वो कहता है जी मेरे पास कुछ नहीं है। फिर पब्लिक का डायरेक्ट, क्योंकि डेफिनेटली जो है ना वो इंटरेक्ट तो पुलिस के साथ होता है, फिर उसके बाद पुलिस आपके पास अदालत में मामला चला जाता है और वो केसेस हैं जो कई लोग तो ये बता रहे हैं कि 50-50 साल तक केसेस चलते हैं। तो आप क्या समझते हैं, इस वक्त तक कुछ बेहतरी है नजर? बहुत शुक्रिया नवीद, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिल्कुल ये बात जो है सोसाइटी में हमें भी अक्सर सुनने में मिलती है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें काफ़ी खामियां मौजूद हैं, उसमें बेहतरी की गुंजाइश बिल्कुल मौजूद है। उसमें मैं जो समझता हूँ जो सबसे बड़ी खामी मौजूद है इस हवाले से, वो जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार है या जो प्रोसेस है वो इनफेक्टिव है। ठीक है, यानी कि आप अगर मिसाल के तौर पे कोई वक़ूआ रुनुमा हो जाता है और आप FIR के लिए चले जाते हैं तो सबसे पहले जो आपको दिक्कत महसूस होती है वो ये होती है कि जी आपके साथ जिस आयु के साथ आपका इंटरेक्शन होता है वो उसका रवैया आपके साथ जो है वो बड़ा मैटर कर रहा होता है और आप बहुत सारे अफराद तो वो मजबूरी फील कर रहा होता है आपके साथ, बिल्कुल ऐसी।
और बहुत से अफराद तो पुलिस स्टेशन का रुख इस वजह से नहीं करते कि जी हमें वहाँ पे जाके कुछ हमसे ही ऐसे सवालात होंगे जिसमें हम ही फंस सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो यही है कि जी डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के मेयार को बेहतर करने की ज़रूरत है। सही। दूसरी अगर जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो एक जो सर्वे है उसके मुताबिक 2.2 मिलियन पेंडिंग केसेस हैं इस वक्त पूरे मुल्क में। आप सिविल जुडिशरी से लेके 22 लाख मुकदमात हैं। जी बिल्कुल। और टोटल जो पाकिस्तान में इस टाइम जजेस की तादाद है वो 3500 है। और अगर आप इसको जुडिशरी से हायर जुडिशरी, बिल्कुल, और इसको अगर आप पूरे पाकिस्तान की मैं बात करूं और इसको अगर आप एवरेज लें तो एक ट्रायल को कंक्लूड करने में 6 से 10 साल रिक्वायर्ड है। अब एक जो आम इंसान है, जो एक आम शहरी है, वो होपलेस हो जाता है कि जी मैं 6 से 10 साल में अपना मामला इसको सॉर्ट आउट कराऊंगा और मुझे ऑब्वियसली फाइनेंशियली भी उसे इस हवाले से सफ़र करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो जुडिशरी के हवाले से है कुछ मसला, जब आप जुडिशियल ट्रेनिंग जजेस की जब ट्रेनिंग्स होती हैं तो उस हवाले से भी फलाह मौजूद है। मेरा ख्याल है कि जो जब जजेस की तकरीरी होती है तो उसमें सियासी इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, आप कह रहे हो उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, क्या आप समझते हैं? हम अमूमी तौर पर देखते हैं कि जैसे आपने FIR का जिक्र किया, लोग जो है वो पुलिस स्टेशन तक जाते हैं अपना पहला कोई भी मामला हो उसको लेकर, लोगों में ये अवेयरनेस है कि उनको किस तरीके से दर हकीकत इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए? बिल्कुल आलिया, बिल्कुल दुरुस्त बात की है। और इस हवाले से बिल्कुल बीइंग लॉयर, बीइंग हमारी एक ज़ेब फाउंडेशन टीम जिसको मैं रिप्रेजेंट भी करता हूँ, लीगल एडवाइज़र भी हूँ, तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया अवेयरनेस के हवाले से। लोगों को बेसिकली अवेयरनेस नहीं है कि मैंने अपना हक हासिल कैसे करना है। बुनियादी तौर पे लोगों को ये पता नहीं है कि मेरा हक है क्या। ठीक है, आप मैं अगर मिसाल, आसान मिसाल ये है कि मैं FIR की बात करूँ तो एक आम शहरी को नहीं पता कि जी मैंने अगर मेरे साथ कोई वकूआ हो गया है तो मैंने अगर FIR करवानी है तो वो एक तो कुछ घंटे सोचता है कि मैंने करना क्या है। वो जो घंटों का डिले है या जो वो दिनों का डिले है, एक तो वो उसके केस को डैमेज करता है। ठीक है, आप जब प्रोसिक्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप मुद्दई मुकदमा हैं तो आपका डिले हमेशा से आपको इस चीज़ हवाले से आपके ऊपर सवालात डिफेंस काउंसिल करेगा, जी आपने ये जो इतना वक्त गुजारा कि क्राइम होने और रिपोर्ट करने के दरमियान ये जो आपने वक्त गुजारा, ये आपने कंसल्टेशन या डेलिब्रेशन के हवाले से गुजारा, इस हवाले से उसे मसाइल। तो इस मामले में जो दूसरा फरीक है अगर वो पहले चला जाता है तो फिर आपका केस चाहे आप हक पे भी हो तो कमजोर पड़ जाता है। बिल्कुल, उस हवाले से डैमेज होता है, यानी कि इन्फ्लुएंस उसका नेगेटिव जाता है। दूसरी बुनियादी बात है कि फिर वो पुलिस स्टेशन किसी तरीके से चला गया, अब उसे ये नहीं पता कि वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें जो मैंने FIR में दर्ज करानी है। मिसाल के तौर पे वक्त का बड़ा ज़रूरी है कि जी कितने बजे ये वकूआ हुआ और किस तारीख को ये वकूआ हुआ और किन गवाहों की मौजूदगी में ये वकूआ हुआ। तो बाज़-औक़ात ये होता है कि FIR में बाज़-औक़ात गवाहों का जिक्र नहीं है या डिले आ गया या तारीख का जिक्र नहीं है, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा हमेशा से मुल्ज़म को होता है। वो एक बड़ी मशहूर मैगज़म है लॉ की, एक्यूज इज़ अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, इवन के ब्लू आइड चाइल्ड ऑफ लॉ। जो मुल्ज़म है वो कानून का लाडला बच्चा है। तो ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर जिम्मेदारी है या मुद्दई मुकदमा के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसने अपना केस बगैर किसी शक व शुबे के प्रूफ करना है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है ख्वातीन हज़रात, और छोटा सा हम वक्फा लेते हैं, वक्फे पे वापस आते हैं। तो एक तो हम जाएंगे अब दस्तार मज़हर साहब की तरफ, महविश भी हमारे साथ मौजूद है, राना नासिर साहब मौजूद हैं। तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे पर वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ से शुरू करते हैं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। रसूले मुज्तबा कहिए मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए खुदा के बाद बस वो हैं
फिर इसके बाद क्या कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। रसूले मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए। मेरे सरकार के नक्शे कदम शम्मे हिदायत है, ये वो मंजिल है जिसको मग़फ़िरत का रास्ता कहिए। ये वो मंजिल है जिसको मग़फ़िरत का रास्ता कहिए। रसूले मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए। खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। ला युमकिन सना कमा काना हक़्क़ुहु, बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। मोहम्मद मुश्ताक अनवर साहब, शाह जी मैं आपकी तरफ आऊँगा ब्रेक में जाने से पहले, क्योंकि मुख्तलिफ मकासद फ़िक्र के लोगों को हम बुलाते हैं, मुख्तलिफ तरह के इशूज़ होते हैं सोसाइटी में, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी चल रही होती, कुछ नेगेटिव भी चल रही होती हैं। तो ज़रा आप का ताल्लुक भी सोसाइटी से बड़ा गहरा है, क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारा माशरा कहाँ पे खड़ा है? हम क्योंकि रमज़ान में अगर हम देखें तो एक माह तो हम बहुत अच्छे तरीके से टाइम टेबल की पाबंदी भी होती है, ज़कात खैरात जो हमने पहले बात की सब कुछ होता है, लेकिन बाकी की 11 माह
हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक टाइम टेबल की हवाले से हमारे बड़ा नेगेटिवली हमें फॉरनर्स भी दोस्त कहते हैं, जनाब 7 बजे की अगर कोई सोसाइटी में आपने टाइम दिया तो 9 बजे आते हैं। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद हम मैनेज कर सकते हैं। सफाई निस्फ ईमान है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। ये तो शायद स्टेट वो नहीं करेगी। तो क्या समझते हैं? एक तो आप बताइए कि रमज़ान आपका कैसा जा रहा है, प्रीवियस रमज़ान कैसा रहा, ये रमज़ान कैसा जा रहा है, क्या आपको नज़र आ रहा है इस वक्त जो सोसाइटी में चल रहा है? काफ़ी मुफस्सल सवाल था और मुझे आपके इस रमज़ान एहसास प्रोग्राम के हवाले से जो एक कुछ याद आ रहा था कि एहसास न मर जाए तो आदमी के लिए काफ़ी है एक राह की ठोकर लगी हुई। क्या बात है। तो इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज़ करूं, मैं एक छोटा सा तोहफ़ा है तमाम मुसलमान भाइयों बहनों के लिए कि मसाइल के इन अंबार के अंदर इस पूरे जो मसाइल का एक आपको ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला नज़र आता है, तो आपका जो तसव्वुर है वो मायूसी की तरफ टिल्ट होता है। तो मेरा तो ये अपना एक मानना है कि आंखें बंद कीजिए एक लम्हे के लिए और नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने तसव्वुर में रखिए और इसको आदत बना लीजिए, इसको पहन लीजिए, इसको अपना लीजिए। तो मेरा ये ज़ाती सा एक तजर्बा भी है और मेरा ये यकीन है, मेरा ईमान है, मेरा ये मानना है कि आप ये जो मसाइल जिनको हम पहाड़ों से बड़ा देखते हैं, ये आपको रुई के गालों की तरह उड़ते नजर आएंगे। इस रमज़ान की बरकत से इससे बेहतर तोहफा मुझे अल्लाह पाक ने भी मेरे आपके नात के दौरान ही ये मैं तसव्वुर में मेरे आया, नबी आका अलैहिस्सलाम को मैंने महसूस किया, तो वो मुझे ये हुक्म हुआ कि मैं ये बात आप तक पहुंचाऊं कि ये सबका एहसास है, हर शख्स का, हर जी शऊर का, जी रूह का अपने अल्लाह और अपने नबी और उसके सहाबा और उसकी आल के साथ ताल्लुक है। तो अपने ताल्लुक को मजबूत करने का जो आदा है, जो वादा है, जो नीयत है, अगर हम आज से उसको शुरू कर लें इस रमज़ान की बरकत से ही, तो ये जो जुमला मसाइल हैं, कानूनी हैं, मौशरती हैं, मुआशी हैं, मजहबी हैं, और जो जुमला एक हमारे ज़िंदगी से जुड़े हुए जो भी रमूज और औकाफ है, उनका हल आपको खुद ही नजर आना शुरू हो जाएगा। ये मेरा जाती सा एक तजर्बा है। मैं इससे बाहर निकलता हूँ, आपके सवाल की तरफ आता हूँ। मैं आता हूँ, बारी बारी मुझे आने दें, थोड़ा सा आप इजाजत दें तो। अब सवाल ये है कि इस मुआशरे में, जिस मुआशरे में आपने आंख खोली, हम पाकिस्तान की तीसरी जनरेशन है। पाकिस्तान 1947 में बना, 75 तक आया, फिर 2000 तक आया, अब 2025 तक है। तो हम तीसरी जनरेशन है और इस तमाम एवोल्यूशन के अंदर आपकी जो मेरी एज है, हमने एक ऐसा पाकिस्तान आगे ट्रांसफ़र करना है जो अपनी मैनुअल मैकेनिक से डिजिटल सिस्टम के अंदर हमने इसको ट्रांसफ़र करना है। अब 75 से ऑनवर्ड 2000 तक हम मोर और लेस मैनुअली रहे हैं। अब 2000 के बाद हमने इस पाकिस्तान को, जिसके अंदर हमारा मुआशरा शामिल है, हमारे इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, हमारी रियासत, हमारा कानून और जुमला जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, बशमूल आपकी जर्नलिज्म, तो हम किसी भी चीज़ को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो हमारी ये हम बेहतर समय, हम अपने जो दौर हमारा है हम उसकी बात कर सकते हैं कि इस दौरान एहसास से लेकर तो मशीन तक का जो सफ़र है, जो डिजिटल हम वर्ल्ड इनको दे रहे हैं अपने आने वाली नस्ल को, उसके हवाले से जो हमारे रवैयों के अंदर, जो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर तब्दीलियां आई हैं, उनको सॉर्ट आउट करके देखने की ज़रूरत है। जो मुआशरती तहकीक है उसके अंदर हमारे उन सब्जेक्ट्स को इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिली सोशल साइंस के अंदर, या हम इंसानी जो रवैया है उसको साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर जो नहीं देखा गया बहुत ज़्यादा। अगर देखा भी गया है तो वो जो वेस्टर्न एकेडमिक्स हैं वो ही हमें दी गई हैं, वही हमने पढ़ी हैं और उस इलाके के ऊपर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं जहाँ का सिस्टम मैनुअल है, जहाँ पर रिवायात मुख्तलिफ हैं, जहाँ पर मसावात मुख्तलिफ हैं, जहाँ के कानून जो है वो जो बोरोड है वो इसके ऊपर सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं है, जहाँ का मजहब इतना ज़्यादा, माजरत के साथ अब कुछ चीज़ें अब उस तरफ ले जानी पड़ेंगी, तो उससे मजहब इतना हमने तकसीम कर दिया है कि वो इतना पोलराइज्ड हो गया है, मईशत इतनी तकसीम कर दी है, इतने तबकों में हमने उसको तकसीम कर दिया है
आपका कानून इतने ज्यादा तबकों में और माशरों में तकसीम है, आपका जर्नलिज्म जो है वो आपका एकेडमिक्स जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है वो इतनी ज्यादा तकसीम है कि आप उसको वन गो में ठीक नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि या तो आप ठीक करने का इंडिया जो आधा है या जो आप इनिशिएटिंग पॉइंट है वो आप 47 से स्टार्ट करें और फिर आप उसको लेके आए विदाउट गेटिंग इनटू दो ऑल दैट बिजनेस। आपके पास जो लम्हा मौजूद है उसके अंदर हम अपने हिस्से का जो अपनी उम्र का जो हमारा जो पार्ट है वो कैसे प्ले कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत आपने भी डॉक्टर साहब गुफ्तगू की, प्रोफेसर आपने भी बड़ी सर हासिल गुफ्तगू की, वकील साहब ने भी की। अब यही बेसिकली हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हम अपने अपने सेगमेंट से अपना अपना जो मुशाहिदा है वो लेकर किसी जगह पर बैठे हैं और अपनी आने वाली नस्लों को हम बता रहे हैं कि जनाब हम इस तरह से हमारे मसाइल हैं, इनको हम यूं करके हल कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर रहे थे वक्फे के दौरान भी कि होप कहाँ है। सही। तो होप जो है वो कुछ यूं भी मैं उसको देखता हूं कि मिला जो मौका तो रोक लूंगा मैं रोजे महशर अजाब तेरा, पढ़ूंगा रहमत के वो कसीदे कि हंस पड़ेगा अजाब तेरा। बिल्कुल शाह जी, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। और ज़ाहिर है क्या कहते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद के बगैर जो है वो नहीं जैसा था। राना नाज़ साहब मुझे बताइएगा, क्योंकि शाह साहब ने बात की कि उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन हमें जो फैक्ट्स एंड फिगर बताए जाते हैं कि जी 3 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, इसका कौन जिम्मेदार है। ये बताया जाता है 46 लाख पाकिस्तान में बच्चे यतीम हैं, और यतीम की डेफिनेशन बताई जाती है कि वो 17 साल तक बच्चा जो वालिद नहीं है जिसका, वो यतीम है। जिसकी वालदा नहीं है वो यतीम भी कैटेगरी में नहीं आता। 18 साल में वो यतीम की डेफिनेशन से निकल जाता है। उसके लिए स्टेट तो चलो ठीक है, स्टेट तो अब इस वक्त कह रही है जी सबसे बड़ा मसला उसके लिए मईशत का है, और वो कर्जे लेता है और वो सड़कें बनती हैं, दोबारा वो कर्जे के लिए वो दोबारा कर्जे ले जाते हैं। और इसके साथ ये भी बताया जाता है 40 लाख ग्रेजुएट हम पैदा करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, उसके बाद उनके पास जॉब्स नहीं हैं, और आज जो सोशल इश्यूज़ हैं वो आपके सामने हैं। तो इस वक्त बताइएगा किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, और नौजवानों को हम ये देख रहे हैं कि वो दे आर रनिंग बिहाइंड द गवर्नमेंट जॉब्स। हमारे पेरेंट्स हमें देखने में नजर आता है कि वो लाखों रुपए लेके खड़े होते हैं कि हमारा बच्चा किसी सरकारी मुलाजम बन जाए, 25 साल उसने नौकरी करनी नहीं है तो तनख्वाहें मिलेंगी, उसके बाद पेंशन मिलती रहेगी। तो ये जो हमने स्टेट ने और स्टेक होल्डर्स ने ये जो इन्वायरमेंट क्रिएट करना था, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते रहे हैं, हम इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गए ही नहीं है। हमने अपने नौजवान को बताया यूनिवर्सिटीज़ में जो गैप है, यूनिवर्सिटी जो पढ़ा के बाहर भेजती है वो बच्चा सूट ही नहीं करता इंडस्ट्री के साथ, तो फिर कहाँ खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मंदू करने के लिए। पाकिस्तान का नवीस साहब इसका जो एवरेज है हर साल मैं पाकिस्तान स्पेसिफिक पाकिस्तान की बात करता हूँ, एवरेज 50 लाख बच्चा ग्रेजुएट होता है जो मार्केट में आता है ब्रेड एंड फीड के लिए। सही। अब अकॉर्डिंग टू जो कानून है वो तो ये है कि 10 लाख नौकरी सरकार को देनी चाहिए। अब वो जो ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स होते हैं जब वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होते हैं वो थ्योरी तक महदूद होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ का उनको इतना आइडिया नहीं होता। जब वो मार्केट में आते हैं तो फिर उनको पता चलता है यहाँ तो कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, फिर वो एज पर रिक्वायरमेंट जो उनकी फील्ड होते हैं उस हिसाब से जॉब ही नहीं मिल रही होती। पाकिस्तान की अगर बात करें तो 80% ऐसे हैं जो इररिलेवेंट यानी अपनी फील्ड की जॉब्स नहीं कर रहे। कोई इंजीनियर है तो वो कस्टमर सर्विसेज की जॉब कर रहा है, इवन कोई जो डॉक्टर्स हैं आजकल वो ये आपके जो करीम उबर वगैरह हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा होगी उस वजह से वो मामला भी कर रहे होते हैं। तो ये कि कंपटीशन बहुत ज्यादा। अच्छा, यही रीजन होती है जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जिनके पास पैसा जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है वो तो कोशिश कर रहे हैं तो बाहर मूव कर जाएं। जो जिनके पास ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बताया जा रहा है 1 मिलियन, तो इस साल में अभी कितने माह हो गए, 4 माह में 1 मिलियन हमारा नौजवान पढ़ा लिखा बाहर चला गया। जी, यही रीजन जाहिर है एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने अपने ग्रेजुएट्स के मामलात करने नहीं हो तो फिर। लेकिन राना साहब आप खुद भी चूंकि यंग हैं और यूथ को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बात हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि हमारी यूथ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ क्यों नहीं आती, हमें मुलाजमतें ही क्यों चाहिए, हम ये क्यों समझते हैं कि हम ग्रेजुएट हो गए हैं तो बस हमें नौकरी करनी है। पढ़ाई तो एक अलग चीज़ है और मुलाजमतें या बिजनेस करना एक अलग चीज़ है। तो वो जो हमारा आज का नौजवान है, क्या वो इस काबिल है, वो समझता है कि अगर तजुर्बा नहीं है हमारे पास बाहर निकल के, तो क्या वो अपने पैरों पर खड़े होने के रास्ते तलाश करता है या उसके पास रोल मॉडल की कमी है, कहाँ लैग करती है? देखिए ये चीज़ होता है कि बाज़ का रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज भी होते हैं। अब हर स्टूडेंट जो आ रहा होता है वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होता, खासतौर पे जो मिडिल क्लास लो मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती हैं वो उनके पास लिमिटेड बजट होता है, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने ग्रेजुएट्स किया होता है। अब वो उनके पास अगर वो बिजनेस करना चाहें तो वो फिर वही फाइनेंशियली ब्रेकडाउन आ जाता है, जिसकी वजह से वो ये नहीं कर रहे होते हैं। दूसरा एनवायरनमेंट भी नहीं है ना, आप कहाँ पे एनवायरनमेंट है जहाँ पर आप ये कहें जी आप आए
आप ये काम यानी मैं देख रहा हूँ कुछ कंपनीज कर रही हैं, यानी इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोगों को, बच्चों को लेके आ रही हैं। ई कॉमर्स आपका है, जैसे आपने कुछ बताया कि इंटरनेशनल कंपनीज जो पाकिस्तान में मूव कर रही हैं, एटलीस्ट एक ग्रेजुएट जो है वो बाइकिया तो चला रहा है बिल्कुल, वो कोई कैब चला रहा है। अगर वो भी ना होता, हम डेली बैठ के बात करते हैं कि वो काफिर ने जो मैप बनाया, उस मैप के थ्रू आप फैसल मस्जिद में जा रहे हैं, किसी मस्जिद में जाते हैं, तो हम उस तरफ नहीं जाते, हम कॉपी पेस्ट की तरफ ज़्यादा चलते हैं। वो यही चीज़ है कि आपका रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से वो मोहलत नहीं हो रही भारत है। अच्छा, इसमें सेक्टर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त जो एक सेक्टर जो ऑपरेशनल, खासतौर पर ये रियल एस्टेट सेक्टर जो है, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से ऑलरेडी मैं इसमें बिजनेस भी कर रहा हूँ। इवन कोविड में भी जब लॉकडाउन था, पूरा पाकिस्तान बंद था, तो जो आपका रियल एस्टेट सेक्टर था वो ऑपरेशनल था। और आजकल का जो नौजवान जो ग्रेजुएट करके आते हैं, आपने चेक किया होगा, मैक्सिमम वो कोशिश करते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में चलें। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी वास्ट है, उसमें ये है कि स्पेसिफिक कोई एक तो नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका सेल्स एंड मार्केटिंग का ऑप्शन है, इसमें फिर प्रोक्योरमेंट आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स है, एक वास्ट फील्ड है वो भी, ये नहीं आप। तो उसमें ये है कि आपका प्रोजेक्ट्स, फिर ये है कि मार्केट में इस हवाले से कुछ फेक सोसाइटीज़ भी आती हैं, वो फिर अवेयरनेस, सोशल मीडिया आजकल बाज वो फ्रॉड के उसमें आ जाते हैं, फिर वो सिविल कन्विक्शन की जिसकी बात कर रहे थे, जो फ्रॉड के, तो उन पे फिर सजाएं नहीं हो पाती हैं। तो ये चीज़ें हैं कि, लेकिन ये है कि आज इस सोशल मीडिया की वजह से आजकल का जो हमारा जो यूथ है वो अवेयर हो चुका है, उसको पता है क्या है। खासतौर पर ई कॉमर्स में बहुत डेवलपमेंट हो रही है हमारी, वो ट्रांसफॉर्मेशन एक, यानी एक टिपिकल जो हमारा एक पहले से जो चल रहा था, जो न्यू जनरेशन आ रही है, वो ई कॉमर्स पे भी तवज्जो दे रही है। आपके जो ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उसमें भी एक, यानी एक चीज़ फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। हमने भी रिपोर्ट किया, वो बार बार प्रोग्राम्स किए, आप जानते हैं, यानी आवाम को बताएंगे भी कि ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, फिर भी आवाम इसकी जानने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे बहुत से लोग मार्केट में मौजूद हैं, ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं, और कुछ लोगों को कह रहे हैं क्रिप्टो के नाम पे कर रहे हैं, पैसा लेते हैं, उसके बाद वो तो क्या वजह है? ये फ्रॉड के पीछे लोग क्यों, यानी इसका मतलब है कि लालची लोग हैं जो कि इसमें आ जाते हैं, और जब तक वो कहते हैं ना, लालची जब तक है, जब फ्रॉड पर चलता रहेगा। यही चीज़ है। देखिए, प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होगी तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत जगह लग जाएगी। जब गलत जगह लग जाएगी तो फिर आपका जो उम्र पूरी की जो कमाई है वो लॉस। हमारी ख्वाहिश भी तो ये है ना कि हम 3-4 मिलियन किसी को दें, कोई काम ना करें, हमें बस प्रॉफिट मिलता रहे, हम काम खुद नहीं करना चाहते। नहीं, देखिए उसमें होता है इस तरह, आपने प्रॉपर वर्किंग करनी है, खुद अवेयरनेस लें। फॉर एग्जांपल, अब आपने किसी सोसाइटी में, किसी सेक्टर में आप प्लॉट ले लें, घर ले रहे हैं, पहले आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या सूरत हाल है, प्रॉपर एनओसी है कि नहीं है, प्लेस है कि नहीं है। मैं मार्केट में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास स्पेस, आपने उस प्रोग्राम भी किए काफ़ी सारे 10-15, कि उसमें उनके पास ना स्पेस है ना जगह है, हवा में उन्होंने फाइल्स किए हुए, जिस अरबों रुपए के उन्होंने मुनाफे लिए, ना सिर्फ वो मुनाफे लिए बल्कि वो जब कन्विक्ट भी नहीं हो सके, सजा भी नहीं हो सकी, मुल्क से बाहर चले गए, वो इधर हैं तो सारे बिके में कोई मामला नहीं होते। तो इस चीज़ के लिए ये कि जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी, बेशक वो एंड यूजर हो या दूसरी चीज़ हो, तो उस पर ये कि पहले अवेयरनेस कर देना है। दूसरा, रियल एस्टेट सेक्टर के आजकल जो करंट सिचुएशन चल रही है मार्केट में, वो थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है। उसकी रीज़न ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, दूसरा इन्फ्लेशन है, उस वजह से ये कि परचेजिंग पावर भी कम हो गई है। एक सेक्टर था वो भी अभी थोड़ा सा ये है कि बात ये आ जाती है कि लोगों को जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए और फिर अपने राइट्स का इल्म होना चाहिए कि कहां पर क्या करना है। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आऊँगा, राजा उमैर फरजन जो हमारे साथ एडवोकेट हैं। ये जो एक यूथ के अंदर चीज़ें भी हैं, आप खुद देख रहे हैं, अदालतों में आप पेश होते थे, किस तरह के मैक्सिमम केस किस तरह के होते हैं? और दूसरी बात यह है कि यानी कैसे इन चीज़ों को, यानी हर बंदा तो चलो ठीक है अपनी जिम्मेदारी दे सकता है, लेकिन स्टेट का जो काम है ना, वो एक हर शख्स इंडिविजुअल नहीं दे सकता। ये कुछ मामलात हैं वो स्टेट ने खुद जो है वो डिसाइड करना है। जैसे आपने कहा 2.2 मिलियन यानी 22 लाख मुकदमात हमारे पेंडिंग है, मैक्सिमम कौन से मुकदमात हैं, और फिर जो है वो क्या इस फील्ड में, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हमारी जो फील्ड्स हैं उसमें अब स्पेशलाइजेशन भी आ रही है। बाकायदा तौर पर हम देख रहे हैं डॉक्टर्स हैं, जो एक सोसाइटी में कुछ इश्यूज थे वो सॉल्व होने की कोशिश हो रही है, लेकिन कहाँ पर आपको लग रहा है कि गैप है जहाँ पर उसको होना चाहिए फील्ड? इसमें नवीद, आपने जो बात की कि जो ज़्यादा तादाद है वो कौन से केसेस की, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि फैमिली केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। उसकी शायद जो बुनियादी वजह हमें समझ आती है, क्योंकि ज़ाहिर है हम रूटीन में टच में होते हैं, क्लाइंट जो शेयर करता है, तो उसमें बुनियादी वजह ये समझ में आती है कि जी अदम बर्दाश्त है हम लोगों में, सोसाइटी में, और उसके पीछे काफ़ी सारी रीजनिंग है, शायद कोई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की भी सबसे बड़ा मसला ये हो सकता है, ठीक है, और लोग सोसाइटी डिप्रेशन का शिकार है, और अमूमन ये है कि वो फिर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े का बायस बनता है। और मैं
चूंकि किसी एक तरफ की बात नहीं करूंगा, बाज़ औक़ात ये होता है कि जी वो खातून जो है उसमें बर्दाश्त की कमी है और बाज़ औक़ात मर्द को या ना का मसला बना लेता है। तो इस हवाले से फैमिली केसेस की तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। और उसके बाद अगर बात करें तो सिविल लिटिगेशन बहुत ज्यादा है। सिविल लिटिगेशन में सबसे ज्यादा जो है वो स्टे मैटर्स हैं। ठीक है, स्टे मैटर्स में लोग करते ये हैं कि जी लेट्स सपोज कि मेरा और आपका इशू है, तो मैं अगर स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हूँ, ठीक है, तो आप मेरे अगेंस्ट सिर्फ स्टे फाइल कर लेंगे और उसको लिंगर ऑन करने की कोशिश करेंगे, डिले करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं इसमें मजीद जो है इसमें अगर एविडेंस पेश करूंगा तो मेरे अगेंस्ट आएंगी चीजें, लिहाजा आप अपने लॉयर से बात करेंगे जी इसको मैक्सिमम लिंगर ऑन करें। अच्छा, तो डिले का इशू भी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि जनाब बिजनेस बाहर से भी आएगा, पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन जो सरकार के दफातर में लोग जाते हैं, यहाँ पर कई हमारे दोस्त मेहमान आए, वो कहते हैं जब हम रमज़ान में भी किसी के पास जाते हैं, एक साहब आए वो बाहर के एक मुल्क से आए, उन्होंने कहा जी 40 साल मैंने वहाँ लगाए, पाकिस्तान में आया, मैं एक लाइसेंस लेने के लिए उस इदारे में जा रहा हूँ, तो मुझे बताया जाए साहब नमाज पढ़ रहे हैं, साहब रोज़े से हैं, साहब रोज़े से अभी आ रहे हैं, साहब रोज़े से आ रहे हैं। तो एक तो स्टेट जो हमारे सरकारी बाबूज हैं उनका रोल वैसे क्या है, क्योंकि आप तो ज़रा सबके साथ होता है, क्या ये रोल है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, या वो वाकई समझते हैं कि वो इस आवाम की खिदमत कर रहे हैं? सर मेरी ज़ाती राय है कि बिल्कुल खिदमत इसलिए नहीं कर रहे हैं। अमूमन लॉयर्स पे ये एलिगेशन भी आता है कि जी इनके इदारों के साथ ज़्यादा मसाइल होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं किसी इदारे में जाता हूँ तो अगर मेरी बात उस तरीके से नहीं सुनी जाती तो मुझे पता है कि मैंने अपना राइट कैसे लेना है, और ये जो बंदा है, ये जो सर्विंग एजेंट बैठा हुआ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, या इसकी ड्यूटी आवर्स क्या है, या ये जिस सीट के लिए असाइन किया गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इस हवाले से काफ़ी फुकदान मौजूद है। यानी सरकारी इदारों में आप जाते हैं तो लाजमी सी बात, आप रिश्वत की बात अगर करते हैं तो अनफॉर्चुनेट है, हमारे ये माशरे की बुराइयां अब इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि इस पर जब तक बात नहीं करेंगे, अवेयर नहीं करेंगे लोगों को, तो फिर इसका सदेबाब मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ में आना चाहूंगी। कहा जा रहा है तो फिर मैं चाह रहा हूँ कि जरा एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे की बार बार वो कह रहे हैं तो मैंने कहा कि वक्फा ले लेते हैं, वक्फे वापस आते हैं तो फिर हमारे जो बाकी मेहमान हैं उनसे गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ से शुरू करते हैं। किसकी आमद है ये कैसी चमना कहीं लहरा किसकी आमद है
मसीहाई है, किसकी आमद है। मोहम्मद सुबान अल खैरी हमारे साथ मौजूद है और आपने नात की सादत हासिल की। कब से ये पढ़े और कौन है, कहाँ से सीखा है? मेरे उस्ताद वकार हुसैन मदनी हुसैनी वहाँ से सीखते हैं। और मामा पापा आपको सपोर्ट करते हैं? जी करते हैं। ये प्रोफेसर अब आज कुछ देर पहले मुझे कॉल आई तो उन्होंने कहा जी कि नात पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से कोई व्हाट्सएप पे ज़रा पता नहीं चलता, तो मैंने उनको कहा आप आ जाएँ, बच्चे अगर है तो, बच्चे की इन्होंने मुझे भेजी भी। क्या कहेंगे इस तरह के बच्चे जो वालदेन भी उनको सपोर्ट करें, माँ बाप दोनों सपोर्ट करें, बच्चे की आवाज़ भी आपने सुनी, इसके ऊपर ज़रा आप अपने माशाल्लाह जी मैं देता हूँ, रिमार्क्स देता हूँ, कमेंट्स देता हूँ। ये अल्लाह ताला का फजल है कि हमारे मुल्क में जो यूथ है और जो छोटे बच्चे हैं इनके अंदर बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। यकीन मानिए कि अगर इन्हें ये कहा जाए कि जी ये पहाड़ है, इसको 2 लाख कर दो, तो इनके अंदर वो सलाहियत भी मौजूद है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आवाज़ सुनी जाती है या सुनाई जाती है, कुछ पढ़ा जाता है, कुछ गाया जाता है, पूरी दुनिया से नंबर 1 पे हमारा इस वक्त खित्ता है। और जो हमारी यूथ है, ये बच्चे हैं, इनके गले के अंदर, इनकी रगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सलाहियत दी हुई है कि ये ऑटोमेटिक जब इसको हिलाते हैं तो इनकी तारों से सुर निकलते हैं। बहुत ज़्यादा टैलेंट है इनमें मौजूद है। बहुत खूब बच्चे। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो वालदेन हैं उनका बड़ा रोल है। ज़रा बच्चा है, अगर वो सपोर्ट करेंगे तो यही आवाज़ है, इसको आप नात की तरफ ले जाएँ, आप क़िरात की तरफ ले जाएँ, आप किसी और तरफ ले जाएं, यानी इस्तेमाल आपके हाथ में है। जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, इसी तरीके से इस्तेमाल, और ज़ाहिर है आपकी सोसाइटी और वो मैटर करता है। बहुत शुक्रिया बेटा आपका, आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ महविश मुमताज़ बेग मौजूद है और मैं वंस अगेन ये चाहूँगा, ये बच्ची गिलगित बल्तिस्तान से तल्लुक़ रखती है और गुज़िश्ता कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि वालिदैन का बड़ा रोल होता है। और उनके वालिद साहब कि मैं समझता हूँ कि जब भी मैंने देखा कि वो बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, तो जब वालिद आपके साथ होते हैं, मैं मुमताज़ साहब की बात कर रहा हूँ। और एक महविश कैसा चल रहा है रमज़ान, एक तो ये बताएं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपने मुख्तलिफ अवार्ड्स भी हासिल किए छोटी उम्र में। गिलगित बल्तिस्तान जैसे दूर एरियाज़, मैंने स्कर्दू से भी आगे हम देखते हैं, हम जाते हैं 10 दफ़ा सोचते हैं, तो आप इस्लामाबाद मौजूद हैं। और ज़रा वालिदैन के बगैर, और स्पेशली वालिद का आपका बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है इस मामले में। तो एक तो बताइए कि रमज़ान कैसा गुजर रहा है और क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और ज़ाहिर है मुख्तलिफ आप, मैं देख रहा हूँ आप शोज़ भी कर रही हैं, आप पॉलिटिकली भी, और अपने आज़ादी के गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया। और स्पेशली ख़वातीन के हवाले से बात करें, वो आपने बहुत अहम रोल प्ले किया गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। तो पहले बताइए रमज़ान कैसे जा रहा है, फिर बताइए ज़रा गिलगित बल्तिस्तान की इस वक्त क्या सूरत हाल। फर्स्ट ऑफ ऑल सती साहब, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। और रमज़ान तो ऐसा गुजरा है, ऐसा क्विकली चुटकी बजाते हुए कि पता ही नहीं चला कि रमज़ान आए भी तो। और आज देखें कितने रोज़े रह गए हैं, 2-3 रोज़े रह गए, ख़त्म हो गया है। और सोचने की बात यह है कि इस रमज़ान में क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, इसके ऊपर अगर गौर व फिक्र करने को आए तो बहुत कुछ है। अच्छा, आपने जो मुझसे सवाल किया, आपके सवाल में ही बहुत से पॉइंट्स ऐसे थे कि जो मेरे जवाबात उसमें छुपे हुए थे। बट मैं यहाँ पे ये सोच रही हूँ कि सच बोलूँ तो जो है ना, क्रिटिसिज्म का शिकार होना है। तो और अगर हकीकत को छुपाया जाए, उसको कवर अप किया जाए तो ज़मीर नहीं मानता है ना। तो व्हाट वुड यू से कि क्या कहा जाए, सच ही बोला जाए? बिल्कुल, क्यों नहीं बोला जाए। देखिए, यहाँ पर डॉक्टर साहिबा ने जिक्र किया, क्योंकि अपनी वो बात कह रही थी, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी उनकी डिस्कशन थी, उनकी गुफ्तगू थी, कन्वर्सेशन। बट उन्होंने एक पॉइंट रेस किया कि ख़वातीन का चूँकि मर्तबा होता है और वो चूँकि इतना काम करती हैं, हर फील्ड में भी आगे जा रही हैं, और उनके सिग्निफिकेंस को नो डाउट कि कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता। और इस स्टेज पे तो, या इस पॉइंट पर आगे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जो कि आजकल हमारे मुल्क की सूरत हाल है इस हवाले से।
और घर में ख़वातीन का रोल होता है, बाहर ख़वातीन का रोल होता है। दैट मीन्स कि ख़वातीन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मर्द भी तो इतना ही इंपॉर्टेंस रखता है ना आपकी ज़िंदगी में। ये दुनिया की अगर मैं बात करूँ, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, जो उनकी सीरत है, वो हमारे लिए क्या है, एग्जाम्पल है, बताने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए। आजकल जो ख़वातीन झंडा लेकर, सॉरी टू से मैं ये कहूँगी कि वो एक झंडा या एक नारा लेकर चलती हैं कि हम अफजल हैं, हम शाना बशाना मर्दों के साथ चल रहे हैं, बल्कि उनसे भी आगे चलेंगे, तो वो ये बात भूल जाती हैं कि क्या खुदा ने मर्द को जो है वो मजाजी खुदा का रुतबा दिया हुआ है। अब ये बात क्यों भूल जाती हैं? और इसके अलावा अगर हम देखें शरीयत में भी औरत से दुगना मर्द का हिस्सा है ना, मर्द का हक बनता है। नहीं दिया, तो औरत को एक अपना बुलंद मकाम दिया ऑब्वियसली है, औरत जो है ना वो खुदा की बेहतरीन मखलूक में से है, तख्लीक में से एक है, नाजुक, खूबसूरत, उसकी एक अलग से डेफिनेशन है, सिग्निफिकेंस है, नो डाउट उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बट ऑन दी अदर हैंड भाई, जहाँ पर आप कंपैरिजन में आ जाओ कि भाई अफजल हम हैं, हम अफजल हैं, तो फजीलतों का जो एक मयार है वो तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया है ना। आपके पास कुरान मजीद है, खोल के कभी पढ़ने की जहमत करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि आप यूथ के हवाले से काम कर रही हैं और खुद रिप्रेजेंट भी कर रही हैं, आप क्या समझती हैं कि आज की औरत खुद को समझती है, आज की लड़की वाकई माशरे के जो चैलेंजेस हैं उनको लड़कर आगे बढ़ना जानती है, या आप समझती हैं कि अभी भी हम काफ़ी हद तक पीछे हैं और बहुत सी चीज़ों पर काम करने की जरूरत? अच्छा, आपको ये बात तो आपके नॉलेज में है ना, कहते हैं कि लड़की जो है वो एक लड़के की निस्बत जल्दी अक्लमंद हो जाती है, समझदार हो जाती है। तो हम आजकल के मौसम में ये हम कैसे कह सकते हैं कि अभी छोटी है, बच्ची है, समझ है और समझ आती भी है। और अगेन वापस वो डॉक्टर साहबा की कन्वर्सेशन के अंदर आ जाते हैं कि माँ का बड़ा रोल होता है। और ये चूँकि रमज़ान माशाल्लाह से ऐसा महीना है ना कि जो ये बताने के लिए आता है कि हर गलती, हर कोताही और हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता। हमने सिर्फ रमज़ान में ही नेकियां करनी है, रमज़ान में ही हमने अपनी जमा पूंजी समेटनी है। बाकी महीनों में हमें क्या हो जाता है, बाकी महीने आप मुसलमान नहीं रहते हैं। ये वो जो टैग है, उस टैग को क्या करना है आपने। अच्छा, मैं जिस इलाके से बिलोंग करती हूँ, गिलगित बल्तिस्तान इस वेल नोन के सरजमीन अहल बैत है, और मैं अपने घर की चूँकि बात यहाँ पर करूँगी। आई डोंट रिमेंबर कि कभी हमें ये बताया हो कि मुहर्रम के मंथ में आपने ये एहतमाम करने हैं और ये चीज़ें आपने छोड़नी है, रमज़ान में ये करना है, सफ़र में ये करना है। हमारा तो पूरा साल एक ही स्केड्यूल चलता है। अगर टेलीविज़न पे कोई ड्रामा या कोई टेलीफिल्म चल रहा है तो वो ऐसा होता है कि हम रमज़ान में भी वही चीज़ देख सकते हैं, और रमज़ान ना भी हो, मुहर्रम हो, सफ़र चल रहा हो, जिलकद हो, जिलहज हो, तो ये डिपेंड करता है कि आप घर की तरबियत, घर का एनवायरनमेंट भी हमने वही रखनी है। ऑब्वियसली बिल्कुल सही। अगर हम भूल जाते हैं तो सत्य साहब क्या ख्याल है, फिर तो सबसे बड़ा शैतान तो हम नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है कि हमें सिर्फ रमज़ान के एक माह की जो हम बेसिकली तो ये मश्क होती है कि हमें बहुत सी चीज़ें जो 11 माह में शायद हम दूर हो जाते हैं, वो दोबारा से हम हासिल कर लेते हैं। साथ ज़ेब सब मौसम मौजूद हैं, और क्योंकि इस वक्त मैंने जैसे पहले भी बात की कि हमारे यहाँ खैरात भी, ज़कात भी, फिर हम दस्तरखान भी चल रहे हैं, लेकिन कुछ माशरे के ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए हमें बीइंग सोसाइटी जो है बड़ा रोल प्ले करना होता है। तो थैलेसेमिया के जो मरीज़ हैं उनको, क्योंकि हम देखते हैं कि बिला तातल जो है वो खून की फराहमी करनी होती है उस पर, क्योंकि आप खून भी इकट्ठा करते हैं, आप दस्तरखान भी लगाते हैं। तो क्या इस वक्त आपके समझे रमज़ान के बाद की क्या आपकी रूटीन होती है, और रमज़ान में आपने यानी क्या कुछ देखा? प्रीवियस रमज़ान में ज़ाहिर है एक बड़ा फ़र्क भी है, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गया। फिर एक चीज़ जो मैं समझ रहा हूँ कि वो आप आवाम के लिए बताएं कि खून जो है वो हर शख्स दे सकता है, नहीं दे सकता, कितने अरसे में देना चाहिए, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, कितने अरसे में खून दोबारा से बन जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में के अंदर शायद वो जज्बा ज़रूर रखते हैं, लेकिन उनको डराया जाता है कि जी खून दे दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये ज़रा आप क्लियर करें। अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू वेरी मच सती साहब, आलिया साहिब और इस चैनल का शुक्रिया कि उन्होंने सोशल कॉजेज़ को हमेशा से प्रमोट किया है। और रमज़ान एहसास प्रोग्राम में हमेशा इन्होंने पूरे 30 दिन जो अभी तक रोज़े गुजर चुके हैं, कोशिश की है कि लोगों के अंदर एक एहसास डेवलप किया जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है रमज़ान का कि एहसास की डेवलपमेंट हो, और उस सिलसिले में मल्टीपल आपके क्वेश्चंस हैं, मैं वन बाय वन उसकी तरफ आने की कोशिश करता हूँ। देखें, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए हम अक्सर ये कहते हैं कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। ये बिल्कुल उस पर सूट करता है। थैलेसीमिया का बच्चा जो मेजर ट्रेट है वो आपके खून का मुस्तहिक है। आप जैसे अपने
माल की ज़कात निकालते हैं, अपने जिस्म की ज़कात आप रमज़ान में खून दे के निकालें। उस बच्चे को खून की तातुल का शिकार हो जाता है वो बच्चा रमज़ान में, खुसूसी तौर पर कि मुझ जैसा एक सेहतमंद बंदा जो अच्छा खासा तगड़ा बंदा है वो कहता है कि मैं रोज़ा रखूं या खून दूं। आप अफ्तारी के बाद दे दें, आपके 10 मिनट लगेंगे और एक आपकी खून की बोतल 3 जिंदगियां बचा सकती है थैलीसीमिया की, जिनको हर महीने में आपने खून देना है थैलीसीमिया के बच्चों को। तो रमज़ान में एक कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, कोई लेबॉर्ट्री नहीं है जहाँ पे ये खून बन जाए। इसमें 5000 बच्चे हर मंथ इसमें तकरीबन ऐड हो रहे हैं, तो हमें उस मजीद ऐड हो रहे हैं जी, मजीद ऐड हो रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात ऐड करता चलूँ मैं, स्टेप वाइज आपकी कुछ पॉइंट्स को करूँ क्लियर। हमारी गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया, एक बिल पास किया कि थैलीसीमिया का एक टेस्ट करवा लिया जाए शादी से पहले। सही है। अब हम माशरा तस्लीम का शिकार है, उसमें अवेयरनेस नहीं है, उसमें सिविक सेंस नहीं है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसने वो एक टेस्ट को लाजमी करार नहीं दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि पुलिस वाला आके आपके सर पे खड़ा हो जाएगा और आके कहेगा कि भाई निकाह करने से माशरे से मजीद यानी बुराइयों को, या आप देखें एक बच्चा जो होता है अगर वो थैलेसीमिया का मरीज है तो और स्टेट यही कर सकता है। अच्छा, थैलेसीमिया है भी मौरूसी बीमारी जी। अच्छा, ये मौरूसी है, कुछ खुदा की तरफ से भी होता है। इसमें एक माइनर होता है और एक मेजर होता है। जो माइनर होता है तो वो तो चले सर्वाइव कर जाता है, उसमें खून की भी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, आपकी खुराक उसको कवर कर लेती है। बट जो मेजर होता है वो बहुत मुस्तहिक बच्चे होते हैं, वो बहुत कलियां होती हैं जो मैक्सिमम 30 साल तक जा सकते हैं। अगेन हम स्क्रीनिंग से इसको एटलीस्ट रोक सकते हैं। स्क्रीनिंग से ऐसे रोक सकते हैं कि मैं अगर सपोज शादी करने लगा हूं तो मैं देखूंगा अपना एक ब्लड सीपी का एक टेस्ट है, छोटा सा नॉर्मल से एक टेस्ट है, वो एक टेस्ट लूंगा, अपनी मिसेस का लूंगा, मैं देखूंगा कि हम दोनों के ब्लड में कोई ऐसा तो नहीं कि जिससे वो थैलेसीमिया के पेशेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं अब जुर्म क्यों करूं उसको, मतलब इस दुनिया में लाने के लिए मुझे पता है कि मैं अवेयरनेस के जरिए उसको बचा सकता हूं। तो हम लोग ये नहीं कहते। आप लोगों के जो प्रोग्राम्स हैं ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत ज़बरदस्त किस्म का मरकज़ है, यहाँ से पूरी दुनिया में आवाज़ जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जारी और सारी रहेंगे। और सेकेंडली रमज़ान के अंदर जैसे आपने फरमाया कि रमज़ान में इसमें एज यानी जो खून देने वाला है जी जी उसकी एज कितनी होनी चाहिए, उसका अगर वजन है वो कितना होना चाहिए, उसका जो है वो अगर जरा आप जब ब्लड लेते हैं तो उसमें स्क्रीनिंग हो जाती है, पता चल जाता है। और कितने अरसे के बाद दोबारा खून दिया जा सकता है अगर देना चाहिए। सबसे मजे की बात यह है कि आप हेल्दी एज में किसी भी एज में आप दे सकते हैं। आया कि आप हेल्दी हैं, आप फिट, खुद को फिट। मिनिमम कहां से स्टार्ट होता है? अच्छा, मिनिमम जो है आप 18 साल की उम्र के बाद से आप दे सकते हैं, जो हमारी एक एज है जवानी की, जो सने बलूगत, यानी 18 से कम जो है वो 18 से कम रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स के नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप दे सकते हो। सेकेंडली, आपका 52-50 किलो से ऊपर वेट हो तो आप आसानी से दे सकते हैं। हर 3 महीने के बाद अपना खून आप दे सकते हैं। इससे आपके खून में सेहतमंदी होगी, आपका ब्लड थिक नहीं होगा, आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, दूसरी बीमारियों का खर्चा। तो क्या आपका एचपी लेवल 20 में देखा जाता है? जी, जब आप ब्लड देने जाते हैं किसी भी लेबोरेटरी में, किसी भी हॉस्पिटल में ब्लड देने, डोनेट करने जा रहे हैं फी सबीलिल्लाह, तो आपका वो एक ब्लड टेस्ट लेंगे, एक छोटा सा सैंपल लेंगे, उससे आपका एक तो ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, सेकेंडली वो आपका चेक करेंगे कि आया इसका जो एचपी लेवल है वो पूरा है कि नहीं। अगर तो खुदा ना खास्ता एचपी लेवल थोड़ा होगा, इन्फेक्शन होगी या कुछ भी होगा, वो आपको उसी टाइम बता देंगे। इससे आपका एक तरह से स्क्रीनिंग भी हो जाती है आपकी बॉडी। औरतों के लिए क्या है? अच्छा, मर्द और औरतों के लिए ये है कि मर्दों के लिए आप 15 तक 16 तक जा सकते हैं, औरतों 12-14 के दरमियान फॉल करती हैं हेल्दी, इससे नीचे भी दे सकते हैं, मगर हम रिकमेंड ये करते हैं कि 3 महीने के लिए और अच्छे एचपी के साथ आप करें और अच्छी खुराक लेंगे तो वापस वो ओवरकम करें। दस्तरखान भी आप लगाते हैं, लेकिन वही बात है कि जैसे सब ने बात की कि क्या सिर्फ रमज़ान की हद तक होता है या उसके बाद भी आप लगाते हैं, और उसके बाद भी तो लोगों को खाना पीना तो बल्कि शायद आपको ज़्यादा देना पड़ जाता है। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि हमारी टीम ने, जैसे कि ये राजा साहब हमारे साथ बैठे हैं, एक लीगल हमने एक अपनी लेग रखी हुई है। रमजान के बाद भी लीगली किसी को कोई इशू है तो हम उसको ज़े फाउंडेशन की टीम कवर फ्री लीगल असिस्टेंस देती है जहां तक हम कर सकते हैं लोगों की हेल्प आउट थ्रू आउट द पाकिस्तान। अच्छा, सेकेंडली हमने अपने दोस्तों के साथ अपने सर्कल में हमने ऐसा किया कि सपोज मेरी ज़कात बनती है सालाना 1,20,000 रुपया। हमने कहा कि यार देखिए, रमजान में सुना है अच्छी बात है कि लेकिन आप उसको पूरे साल डिवाइड करते हैं, इसका अफजल होता है, अच्छा होता है, मगर अब पाकिस्तान की इकोनॉमी इस किस्म की है कि वो सरवाइव नहीं कर सक रहा गरीब बंदा।
हमने उसको 10,000 रुपए के साथ हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी कि आप 12 महीनों में हमें 10,000 रुपए दें, हम उससे किसी के लिए राशन ले लेंगे, किसी के लिए मेडिकेशन ले लेंगे, किसी के लिए कोई कारोबार कराने की कोशिश करेंगे। ये एक अच्छी प्रैक्टिस थी। सेकेंडली हमने जो अपने फूड पॉइंट्स बनाए हैं और कुछ अरसे में आपको कुछ हमारी फूड वैन्स भी नजर आएंगी, वहां से हम लंगर की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फूड की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसमें गार्ड्स और रेडी का तबका, छोटे गरीब लोग लाके हमसे इवनिंग में दोपहर में लेके जा सकते हैं। फी सबिलिल्लाह, इसमें किसी भी किस्म का नहीं है। और इसके अलावा हमने कुछ फैमिलीज आइडेंटिफाई की हैं अपने ताल्लुक से, आपने बता दिया, उसने बता दिया, इसको वेरीफाई किया, तो हर महीने हम इनको कुछ अमाउंट भी देते हैं या राशन देते हैं ताकि उनकी हेल्प आउट हो। नहीं, बिल्कुल, ये आपका जो, क्योंकि ज़रा आप जिस तरह हम समझते हैं कि स्टेट हर काम नहीं करती, अगर हमारा नौजवान खुद ये समझता है कि उसके अंदर एहसास मौजूद हो तो बहुत सी चीज़ें। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगा, फिर क्लोजिंग की भी बात की जाती है, शाह साहब की तरफ जाके फिर हम नात की तरफ जाएंगे। आप क्या समझते हैं, ये बात करें थैलेसीमिया के मरीज़, फिर इसी तरह देखें, हम जो हमें फैक्ट्स बताए जाते हैं तो हमें एक खौफ पैदा होता है कि 3 करोड़ बच्चा हमारा आउट ऑफ स्कूल है, फिर क्राइम्स में वही होता है। फिर कल हम बात कर रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़े बच्चों की तादाद है जो एक्सप्लॉइट भी होता है, जो आपको यानी कैपिटल समेत आपको पूरे पाकिस्तान में आपको रेडी के उसमें नजर आएंगे, यानी जहाँ पर ईंटें बनती हैं भट्टों पे भी नजर आते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनसे जो काम करवाया जाता है, और फिर साइकोलॉजिकली हर तरह से उसको डैमेज किया जाता है। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे बताइएगा कि ये जो अवेयरनेस बता रहे हैं बच्चों की, और अगर वो शादी से पहले कोई टेस्ट होता है, और फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ रिलीजियस तबका भी उसमें कुछ चीज़ें हैं जो शायद उसको भी वो एड्रेस नहीं कर पा रहा, कि हमारे यहाँ जो गरीब हैं उनके 10-5-8-10 बच्चे हैं, वो मजीद गुर्बत उसको ऐड करें, स्टेट अपना रोल प्ले नहीं कर पा रही, और जो अमीर है उसके 1-2 बच्चे हैं, उसके लिए वो ड्रीम देखता है ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने के लिए, जो गरीब है वो देखता है कि मेरे बच्चा जितना ज़्यादा होंगे रेडियाँ ज़्यादा लगेंगी, वो उसको जो देखता है कि मैं पैसे कैसे कमा रहा हूँ। इसमें स्टेट का रोल क्या होना चाहिए, हमारे मजहबी स्कॉलर्स का क्या रोल होना चाहिए? देखें, यहाँ पर बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी के, अब्दुस्तार साहब ने उनका बहुत खूबसूरती से अहाता किया, उन्होंने बताया कि किस तरह के हमारे समाजी माशी मसाइल हैं। बेसिकली ये होता है कि किसी भी चीज़ का जब आप कदम उठाते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो उसके बाद उस चीज़ को सस्टेन भी रहना होता है, लेकिन हमारे यहाँ सस्टेन नहीं रहने दिया जाता। हमारी सोसाइटी में राजा साहब ने बहुत अच्छी बात की, जो कि हम इस वक्त देख रहे हैं, सबसे जो बड़ा इस वक्त इशू है वो अदम बर्दाश्त का है। हम अदम बर्दाश्त की, आपने मुझसे पूछा कि मैंने पीएचडी किस पे की है, तो मैंने पीएचडी एक सूफी पे की है, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद पे की है। आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे इस खित्ते में सूफिया कराम की जो तालीमात हैं, हम उससे कितना दूर हैं। हमारे पास अगर देखें तो बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर, जो कि ख्वाजा गुलाम फरीद से 650 साल पहले तशरीफ लाते हैं। उठ फरीदा सुता झाड़ू दे मसीद, तू सुता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल परीद। और उसके बाद हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद आते हैं, आप देखें भुल्ले शाह है, वारिस शाह है, मस्तवकली है, जाम दुरक है, खुशाल खां खटक है, और रहमान बाबा है। हर किसी ने हमें तसव्वुफ की, अमन की, रवादारी की, आजी की, इनकसारी की, मोहब्बत की, प्यार की तालीमात दी हैं, लेकिन हम इस पे बिल्कुल भी अमल पैरा नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि हम इस तरफ आए नवीद साहब कि इसको ठीक कैसे होना है। मैं ये समझती हूँ कि उसके ठीक होने के लिए सबसे पहले उस इकाई को अपना किरदार अदा करना है। मिसाल के तौर पर मैं अपने घर में हूं तो मुझे चाहिए कि इनफरादी तौर पर मैं अपना किरदार अदा करूं। अब होता क्या है, होता यह है कि कुरान पाक की एक आयत है, मुझे बहुत पसंद है, लिमा तकूलूना मा ला तफअलून। अल्लाह ताला के यहाँ सख्त नापसंदीदा अमल है, तुम क्यों कहते हो वो बात जिस पर तुम अमल नहीं करते। और हम सारा दिन यही कुछ कर रहे हैं कि हम जो बात है वो कहते हैं और उसके थोड़ी देर बाद हमें पता नहीं होता हमने किससे क्या बात की, हमने क्या कमिटमेंट की है। हालांकि ये फरमा दिया गया फलानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस पर अमल पैरा नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि इनफरादी तौर पर हमें अपना किरदार अदा करना है, चाहे माँ है, बेटी है, औरत है, मर्द है, इवन के ट्रांसजेंडर है। हमारे मुल्क में इस वक्त रिलीजियस मिनॉरिटीज भी बसती हैं और आप ये देखें उनके भी हकूक हैं, तो हमें उस पर अमल पैरा होना है। महविश ने बात की, बहुत अच्छी बात की ख़वातीन की। मैंने हमेशा ये कहा है, मेरी जिंदगी में मैं एक फ्यूडल सिस्टम से ताल्लुक रखती हूँ, हमारे खानदान में नौकरी नहीं थी। मुझे यहाँ पर आने में मेरे बाप का जो एक फेमिनिस्ट है,
था, बल्कि मेरे वालिद और उसके अलावा मेरा भाई, उनका और मेरे पार्टनर का, मेरे शोहर का यहाँ तक बहुत बड़ा हाथ है। और नबी पाक सबसे बड़े दुनिया के फेमिनिस्ट थे कि आप ये देखें कि जब हजरत फातिमा आती थी तो वो उनके लिए चादर बिछा के खड़े हो जाते थे। तो इससे बड़ी हमें मिसाल और कुछ नहीं, लेकिन हमने उस इस्लाम का इस्तेमाल गलत तरीके से किया है। हमारे उस मौलवी ने वो चीज जो थी वो अपने मतलब के मुताबिक ढाल ली है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम उसका इस्तेमाल सही कर सकते हैं। असल में आपने सोफ़िया कराम का जिक्र किया सादिया साहिबा, लेकिन मैं ये कहूंगी कि उनकी तालीमात तो यकीनन हमारे लिए मशले रहा है, पर उससे कबल 1400 साल पहले इस्लाम ने मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हमें दे दिया है, बिल्कुल दे दिया में कि अगर हम उसको पढ़ें तो वही अमन, रवादारी, मसावात जिसको आगे सूफिया कराम लेकर चले, वो बड़े वाज़ेह अंदाज में हमें सीरत तैयबा में भी मिलती है और हमें कुरान में भी मिलती है। बस आखिरी पॉइंट में कहना चाहूंगी नवीद साहब कि एक चीज जो फुकदान है हमारे यहाँ, देखें कितने हैं खैरात देने वाले हैं, कितने हैं खैरात लेने वाले हैं। रमजान में हर बंदा जो है वो देने वाला है, और ये भी अल्लाह मियाँ की आपके ऊपर रहमत है कि आप जो है वो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद एक चीज जो मैं देखती हूँ, हमारे यहाँ लोग मेहनत नहीं करते। ये बात पहले यहाँ पे वैसे हो चुकी है, लेकिन मैं उसको इंडोर्स इसलिए करने जा रही हूँ कि हमें भी देते वक्त ये देखना चाहिए कि जिसको हम दे रहे हैं क्या वो डिजर्व करता है। हम बहुत सारे लोगों की आदत बना देते हैं कि वो बगैर मेहनत किए, बगैर काम किए, बगैर उन्हें कुछ भी किए, हिले जुले बगैर जो है उन्हें मैसर आ जाता है और उनकी वो आदत बन जाती है। हमें उससे इस कौम को निकालना है। वो अगर हम निकालेंगे तो मैं ये समझती हूँ कि हम अपना किरदार बेहतर और मुस्बत तरीके से अदा कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शाह जी बस क्लोज कर रहे हैं, आप आखिरी रिमार्क्स दें, फिर हम जाएंगे प्रोफेसर मोहम्मद मुश्ताक साहब की तरफ और हम इनसे नात की साथ हासिल कर रहे हैं। मैं बड़ा पेशेंटली वेट कर रहा हूँ। हमारे क्या आखिरी रिमार्क्स होंगे, बस वो जहरें जब मिकदार में थोड़ी हों तो अमृत कहलाती हैं। ये बातें जितनी आम सही कब समझ में आती, ये जितनी दवाएं होती हैं, ये जिनमें शफाएं होती हैं, जब मिकदार में बढ़ जाएं तो कितनी बलाएं होती हैं। और ये तारे जो रात का आंचल सजाते हैं, तुम इनको मोती मत समझो, ये सारे सूरज होते हैं। सो मेरा तो पैगाम यही है कि अपनी इस ईद के ऊपर वल्लाह आप अपने साथ बसने वाले लोगों के साथ ईद करें, अकेले ना करें। सही, बिल्कुल। इस ईद के ऊपर खास तौर पे ये बड़ा मुश्किल वक्त है हमारी कौम के ऊपर। अब मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जा सकता, लेकिन ये हम कर सकते हैं कि जो आपके साथ बैठा हुआ है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, बहुत ज्यादा तो आप भी जाहिर सी बात है तकलीफ में है, लेकिन आप इकट्ठे हो जाएंगे ना तो हो सकता है आपकी तकलीफ जो है ना वो तकसीम हो जाए। बड़ी बात। तो उस तकलीफ को तकसीम करने में एक दूसरे की मदद कीजिए। बेहतर तो अब इस वक्त सरेदस्त तो यही एक मेरा नहीं, बहुत खूब। तमाम जो है बाप हमारे तमाम मेहमान सबका यानी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। अब चलते हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुश्ताक साहब अनवर साहब की तरफ और नात की साथ फसल करते हैं। ख्वातीन इसी के साथ हम प्रोग्राम से आज आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। अपने मुल्क का ख्याल रखिए और एहसास जो है वो आपके अगर आपका होगा ईद की खुशियों में, आप जैसे तमाम यहाँ पर जो मेहमान थे उन्होंने एक ही बात की कि आपने इस ईद के खुसूसी तौर पर आपने ज़रूर एहसास करना है उन लोगों का, उनकी खुशियों में, और अपना दर्द भी बांटें और खुशियाँ भी बांटें। यही आपके लिए जो है वो बेहतर मैसेज जो है वो आज की हमारी महफिल से है। जी प्रोफेसर। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए, सरे महफिल संभल कर पाँव रखना हाजियों
शहरे मदीना में संभल कर पाँव रखना हाजियों, शहरे मदीना में, क्योंकि मदीने का सारा जहां मुहतरम है, ज़मीन मुहतरम, आसमां मुहतरम है, मदीने का हर काफिला है मुकर्रम, मदीने का हर कारवां मुहतरम है। संभल कर पाँव रखना हाजियों, शहरे मदीना में कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बे